गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में कृषि कानून को रद्द किया गया है, तो हम लोग उसी सब्जेक्ट पे, उसी से संबंधित विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हम इस टॉपिक के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कानून बनता कैसे है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और फाइनली कानून बन जाने के बाद क्या उस कानून को रद्द किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है या किस पद्धति से वो रद्द किया जा सकता है। ये सारे सवाल आपको आज क्लियर हो जाएंगे। ये 2-3 कड़ियों में आपको देखने को मिलेगा, तो आराम से हम लोग इसको देखते हैं। कानून बनाने के लिए या कानून बनाने का दायित्व केंद्र की सरकार की अगर हम बात करें तो संसद को होता है, और राज्यों में अगर हम बात करें तो वहां के राज्य विधानसभा का होता है। संसद की अगर हम बात करें तो संसद 2 सदनों से मिलकर के और राष्ट्रपति को संयुक्त करके बनता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संसद में कौन कौन शामिल हैं, तो संसद में 2 हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा प्रेसिडेंट भी शामिल होता है, यानी राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके संसद कहा जाता है या संसद के रूप में संबोधित किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है, ये देखा जाए। उससे पहले ये देख लिया जाए कि ये संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द कॉमन्स भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहा जाता है, और लोअर हाउस भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द कॉमन्स हमारे यहाँ सामान्यतः भारत में लोअर हाउस के रूप में, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में और हाउस ऑफ द पीपल के रूप में संबोधित किया जाता है। लोकसभा को इन 4-5 नामों से अभिहित किया जाता है या संबोधित किया जाता है। दूसरी ओर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में, सीनेट के रूप में या अपर हाउस के रूप में संबोधित किया जाता है। एक ही सदन को 4 नामों से अलग अलग जगहों पे पुकारा जाता है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। थोड़ी सी चर्चा हम उसकी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। सीनेट अमेरिका में कहा जाता है, ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है अमेरिका में, तो वहीं हाउस ऑफ द लॉर्ड्स ब्रिटेन में कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा ये परिवार के संगठन की तरह है। परिवार के वो सदस्य जो कमाने वाले हैं, जो कमा करके घर के खर्चा चलाते हैं, उनका जो संगठन है या उनका जो समूह है, जो वास्तविक रूप से परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवार के दशा और दिशा तय करते हैं, वो लोकसभा के सदस्य के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 3 जनरेशन या 4 जनरेशन एक साथ रह रहा है। आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, आप हैं और आपके संतान हैं। मान लीजिए 4 जनरेशन एक साथ रह रहा है। तो जो आपके फादर वाला ग्रुप है, जिसमें फादर हैं, अंकल हैं, उस कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका जो ग्रुप है, जो दशा और दिशा परिवार का तय कर रहे हैं, कमा रहे हैं और सबका खर्चा चला रहे हैं, आपका भी चला रहे हैं। आप कमा भी रहे हैं तो भी उतना नहीं कमा पा रहे हैं कि पूरे परिवार का लालन पोषण कर सकें, या कमा भी रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ही कमा पा रहे हैं।
वैसी स्थिति में कहने का मतलब यह है कि पूरे परिवार को संचालित करने वाला, दशा दिशा तय करने वाला जो ग्रुप है वो लोकसभा है। तो दूसरी ओर परिवार के इससे ऊपर वाला जो क्लास है, जो ग्रैंडफादर वाला क्लास है, जिसमें परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल हैं, जो दशा और दिशा तो तय नहीं करते हैं लेकिन समय समय पर आवश्यक निर्देश जरूर देते रहते हैं कि ये काम करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए। आपके पिता भी इनसे सलाह लिए बगैर, यानी कि बुजुर्ग जो आपके घर के हैं, उनके सलाह लिए बगैर या उनसे मशवरा किए बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सलाह, कोई काम अगर ये कर रहे हैं और उनकी सलाह इनको स्वीकार नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। ये इनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कर भी सकते हैं या हो सकते हैं कि इनके सलाह को जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सलाह को मान भी लें। तो ये तय करते हैं। तो लोकसभा के रूप में आप समझ गए। हम इनको परिवार के कर्ता धर्ता या दिशा निर्देशक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जनता के द्वारा सीधे इनको चुना जाता है। और आपको पता ही है कि पूरे भारत को कई संसदीय क्षेत्र के रूप में या कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में डिवाइड किया गया है। कुल 548 सदस्य मिल करके जिनका चुनाव डायरेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा, जो हर एक 5 वर्ष पर मतदान होता है और मतदान के उपरांत वो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं और जिनका बहुमत होता है, यानी 273 अगर जिसका हुआ तो वो सरकार बना लेता है केंद्र में। तो ये सरकार जनता के द्वारा चुन करके आती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है और चुनने के बाद ये सरकार बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो वादा करके जनता से आते हैं, जो आश्वासन दे करके आते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं कि हम आएंगे तो ये कानून बनाएंगे, हम आएंगे तो ये सहूलियत प्रोवाइड करेंगे, हम आएंगे तो ये रोजगार देंगे वगैरह वगैरह, ये कम कर देंगे, वो ज़्यादा कर देंगे, वो सारी वादा निभाने की जब बारी आती है तो निभाया जाता है इन्हीं के द्वारा लोकसभा के गठन के उपरांत, जो हर एक 5 वर्ष पर गठित होता है नई लोकसभा। यानी कि हर एक 5 वर्ष पर सरकार बदलती है। अगर हो सकता है पिछली सरकार दोबारा उतना ही सीट जीत ले या उससे ज्यादा जीत ले तो पुनः वो सरकार बना लेती है। इसलिए मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में या परिवार के पिता के रूप में इनको दर्जा दिया जा सकता है जो कमाने वाले हैं। अब राज्यसभा का सदस्य, यानी वो बड़े बुजुर्गों का सदस्य जो परिवार को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, गाइड करने का काम करते हैं, और इनका चुनाव इनको कमाना धमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको परिवार को बांधे रखना है, परिवार को संभाले रखना है। यहाँ परिवार का मतलब पूरा देश है, पूरा राष्ट्र है। परिवार का मतलब जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को एक साथ जोड़े रखना है, उनकी जरूरतों के प्रति इनका ध्यान आकर्षित करते रहना है कि हम इस स्टेट का भी देखिए, उस राज्य का भी देखिए, उसकी कमी है, आप ये जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये इस तरह के काम ये करते रहते हैं। तो इसलिए जब भी कोई बिल, कानून या कोई भी निर्णय इस सदन के द्वारा लिया जाता है तो इसका भी सहमति लिया जाता है। तो जहां इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जनता वोट डाल करके करती है, जो हम और आप 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद डायरेक्ट वोट देते हैं या 18 वर्ष के होने पर जब हम वोट देते हैं तो इनका चुनाव करते हैं। और हर एक जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में संसद सदस्य के रूप में या संसद के वोट देते रहे होंगे। अब आते हैं इनका, ये राज्यसभा, ये वो लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और इनका सीधा चुनाव नहीं होता है बल्कि राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा उन राज्यों के लिए निर्धारित की गई जो भी प्रतिनिधि निर्धारित की गई जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव किया जाता है राज्यसभा के लिए। यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही बीच में से जितनी संख्या उनका चुन करके भेजना होता है राज्यसभा में, वो चुन करके भेजते हैं। इसका एक अलग प्रक्रिया होता है, कोटा निर्धारित किया जाता है कि कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे उस राज्य से, वो एक अलग बात है, उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। अब आते देखते हैं हम लोग कि कानून कैसे बनता। अच्छा, तीसरा बात, संसद का तीसरा हिस्सा प्रेसिडेंट यानी भारत का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति के बगैर कोई भी कानून, कोई भी बिल यानी विधेयक रहता है, जब तक से राष्ट्रपति का एसेंट नहीं मिल जाता है यानी अनुमति नहीं मिल जाता है
तब तक कोई भी विधेयक कानून के रूप में कह सकते हैं कानून के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी विधेयक को कानून बनने के लिए अंतिम, यानी आप समझ लीजिए कि ग्रैंडफादर के भी फादर हैं, ये कुल पुरुष हैं, उनकी फाइनल अनुमति मिल जाएगी तो कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रक्रिया को चलने के लिए, यानी विधेयक या बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा से चला राज्यसभा के पास आया, या राज्यसभा से चला लोकसभा के पास आया, और उसके बाद फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है। और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद जब प्रेसिडेंट इसको ग्रांट कर देता है, एसेंट दे देता है, अपनी अनुमति दे देता है, तो वो एक बन जाता है। ये तो हुआ ओवरऑल, एक तरह से हम लोग देखें कि कानून में संसद का अहम भूमिका होता है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि संसद का प्रमुख कार्य ही होता है विधि का निर्माण करना। संसद सदस्य नागरिकों के, आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनकी जरूरतों को, उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना, देश को उससे अवगत कराना इनका दायित्व होता है। इसीलिए संसद ही कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करती है और राष्ट्रपति पे आकर के वो खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई भी कानून कितने प्रकार का होता है। दरअसल किसी भी विधि को सामान्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सरकारी विधेयक। विधेयक कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह का मसौदा है जो कानून नहीं बना है। कानून बनने से पहले जो कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है कि ये कानून में ये प्रोविजन होगा, इस तरह की बातें होंगी, ये प्रोविजन होगा, ये इसके क्लॉज होंगे, वो सारी बातें जो बाद में कानून बनेगा तो लागू होगा, उसका जो एक प्रारूप होता है उसको हम लोग विधेयक या मसौदा कहते हैं। विधेयक तब तक रहता है जब तक वो प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता है। मान लीजिए हमको कोई कानून बनाना है, हम कोई मंत्री हैं, हमको मान लीजिए हम कृषि मंत्री हैं, हमने जैसा कि पिछली सरकार, जैसे कि इस सरकार ने कृषि बिल लाया था, तो उस बिल को लाने से पहले हमने कृषि में जो जो सुधार करना है, कृषि कानून में जो जो सुधार करना है, उसका हमने प्रोविजन डाल दिया कि ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, ये एमएसपी होगा, ये किसानों के भूमि से संबंधित होगा, ये फसल से संबंधित सब्सिडी दी जाएगी, या ये इस पे एमएसपी होगा। ये सारे कुछ हम लोग एक विधेयक में डाल दिए। अब वो विधेयक या बिल तब तक बिल कहलाएगा जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाए। तो कोई भी बिल पास होने से पहले बिल कहलाता है और पास हो गया तो एक्ट हो जाता है। तो अब स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, यानी कि ये प्रक्रिया 3 चरणों से होकर के गुजरता है। अब देखते हैं कि ये बिल होता कितने तरह का है। तो बिल को सामान्यतः हम लोग 2 वर्गों में बांट देते हैं। जैसे जो सरकार में बैठा होता है, जो सरकार के में मंत्री होते हैं, उस मंत्री के द्वारा अगर कोई बिल लाया जाता है, कोई कानून बनाने के लिए किसी तरह का विधेयक सदन में लाया जाता है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट बिल करते हैं। यानी कि हम कहें तो सामान्यतः 2 वर्गों में इसको विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला गवर्नमेंट बिल, दूसरा प्राइवेट बिल। यानी गवर्नमेंट बिल वो बिल है जो कोई मंत्री के द्वारा सदन में लाया जाए। किसी भी सदन की बात कर सकते हैं हम, यहां भी लाया जा सकता है, यहां भी लाया जा सकता है। याद रखना है कि कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सदनों को है, लोकसभा को भी है और राज्यसभा को भी है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बनाए जाएंगे, यहां नहीं बनाए जाएंगे। तो गवर्नमेंटल बिल या गवर्नमेंट बिल वो बिल है जो किसी मंत्री के द्वारा लाया गया है। मान लो हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो हम जो बिल लेकर के आए वो गवर्नमेंट बिल होगा। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो है, या तो लोकसभा का है या राज्यसभा का है,
और वो कोई नया बिल लेकर के आता है, मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आता है, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो लेकर के आता है, वो मंत्री नहीं है, तो उसको हम लोग प्राइवेट बिल कहते हैं। तो नेचर के आधार पे दो तरह का बिल होता है, यानी विधेयक होता है। ये विधेयक कहलाएगा, बिल कहलाएगा, क्योंकि जब तक से फाइनली अप्रूव नहीं हो जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तक वो बिल ही कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम किसी भी बिल को चार कैटेगरी में बांटते हैं। ये जो वर्गीकरण है ये प्रक्रिया के आधार पर है। सामान्यतः बिल जो पास किया जाता है, विधेयक जो सदन में पास किया जाता है, वो 4 तरीके से पास किया जाता है या 4 प्रक्रियाओं से पास किया जाता है। उसी प्रक्रिया के आधार पर हम 4 तरह के बिल या विधेयक कह सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, अधिकतर बिल ऑर्डिनरी बिल ही होता है। ऐसा बिल जिसमें दोनों ही सदनों को समान अधिकार प्राप्त होता है, यानी ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरा बिल मनी बिल होता है, जिसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक क्या होता है ये अलग चैप्टर है, इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। तीसरा होता है फिनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, ये भी थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसकी वीडियो हम लोग अलग से देखेंगे। चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। संविधान में दिए गए प्रोविजन में संविधान में दिए गए कोई प्रावधान है उसको हटाना है और उसके जगह पे कोई नया प्रावधान जोड़ना है, तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया होता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के आधार पर हम बिल को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। तो यानी कि हम अगर बिल को देखें तो सामान्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं, गवर्नमेंट बिल यानी सरकारी बिल, और दूसरा प्राइवेट बिल या निजी बिल। गवर्नमेंट बिल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, प्राइवेट बिल गैर मंत्री के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष का कोई सदस्य हो या विपक्ष का हो, रूलिंग का हो, पार्टी का हो या अपोजिशन का हो, जो मंत्री नहीं है अगर वो बिल लाता है तो उसको हम लोग प्राइवेट बिल कहते हैं। सामान्यतः प्राइवेट बिल का प्रयोग विपक्ष के द्वारा सरकार की आलोचना करने के लिए, सरकार की कमियों को गिनाने के लिए लाया जाता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिल कितने चरण से पास होता है। अब जो मुख्य प्रक्रिया है, अभी तक तो हमने देखा कि बिल को कहीं भी लाया जा सकता है, यहां भी, यहां भी। ये सब बिल के बारे में, ये इन तीनों बिल के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं की है, इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। 90% बिल ऑर्डिनरी बिल ही होता है, अधिकतर बिल ऑर्डिनरी बिल ही होता है। मनी बिल, फिनांस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन बिल। मनी बिल को ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, जैसे सरकार को जो नया टैक्स लगाना है, पुराने टैक्सों को हटाना है, टैक्स को कम करना है, ज्यादा करना है, खर्चे को कहां से खर्चा जुटाया जाए, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से खर्च को कैसे निकालना है, ये सारे मतलब आय से संबंधित और व्यय से संबंधित सरकार का जो बिल होता है वो मनी बिल कहलाता है, और ये लोकसभा में ही पेश होता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए बस। इसी तरह से फिनेंशियल बिल है। फिनेंशियल बिल इसी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन थोड़ा सा अलग से क्लाउज है, जिसको हम लोग अलग से बात करेंगे। और संविधान संशोधन बिल आप देख ही चुके हैं कि संविधान में दिए गए प्रावधानों को, तो ये 3 बिलों को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हम लोग अलग से बात करेंगे। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है। तो सामान्यतः बिल को अगर सदन के किसी भी हाउस में या संसद के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो उसको 4 चरणों से गुजरना होता है। मुख्यतः ये 3 ही चरण होते हैं। चौथा चरण बेसिकली दूसरे सदन को भेजना कहलाता है। तो 3 चरणों में होता है, 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला फर्स्ट रीडिंग, जिसको प्रथम वाचन कहा जाता है। दूसरा सेकंड रीडिंग यानी सेकंड द्वितीयक वाचन, और तीसरा थर्ड रीडिंग या थर्ड तृतीयक वाचन कहा जाता है। यानी कि 3 स्टेज से गुजरने के बाद ही कोई भी बिल फिर दूसरे सदन को भेज दिया जाता है। सपोज मान लीजिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। अब कोई भी बिल
अगर लाया गया, मान लीजिए एग्रो बिल है, कृषि बिल है या फार्मर बिल, जो भी कहना है कह दीजिए। अब फार्मर बिल आया है तो ये अचानक तो सदन पे नहीं रख दिया गया होगा, सदन के पटल पे अचानक तो नहीं रख दिया गया होगा, इससे पहले तैयारी की गई होगी। तो क्या तैयारी किया गया होगा? तो मान लीजिए कृषि मंत्री हम हैं, हमको कृषि कानून, एक नया कृषि कानून लाना है। हमको लगता है कि जो पुराने कृषि कानून है वो ज्यादा प्रासंगिक अब नहीं रह गया है, किसानों को उससे फायदा नहीं हो रहा है और सरकार को भी उससे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, और जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी फायदा नहीं हो रहा, और देश की अर्थव्यवस्था में भी जितना कृषि का योगदान होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमने एक नया बिल लाया। इसके पीछे और भी कई मंशाएं होती है, उसमें हमको नहीं जाना है। तो मान लो हमने एग्रो बिल लेकर के आना है, तो एग्रो बिल कहीं भी आ सकता है। हम मिनिस्टर हैं तो अगर हम इस बिल को लेकर के आते हैं तो सरकारी बिल है। अगर कोई नॉन मिनिस्टर लेकर के आता है, यानी जो मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री नहीं है, फिर भी वो बिल लेकर के आता है तो प्राइवेट बिल हो जाएगा। तो सरकारी बिल है, तो सरकारी बिल है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बिल को बनाने के लिए एक तैयारी की गई होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, आपको ये जान करके रखना है कि कोई भी मंत्री अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे यहाँ का लोकतंत्र थोड़ा सा अलग है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ लोग होते हैं। अगर कोई वहाँ पे एग्रो मिनिस्टर है तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होगा, वही उसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई भी जीत करके आया, किसी भी तरह से अपना वोट लिया जनता का और जीत करके आया और वो अपने बार्गेनिंग से मंत्री बन जाता है, भले उसके बारे में, उस क्षेत्र विशेष के बारे में ABCD नहीं पता हो। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि जो 8वीं 9वीं भी पास नहीं होता वो भी शिक्षा मंत्री बन जाता है, जिसको हेल्थ का स्पेलिंग नहीं होता है आता है वो भी स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होता है कि आप कितने पढ़े लिखे। हाँ, चपरासी बनने के लिए योग्यता जरूर निर्धारित है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर आना चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना है। हमारे यहाँ के लोकतंत्र दरअसल लोकतंत्र नहीं, लोकल तंत्र की तरह है, यानी स्थानीयता को, क्षेत्रीयता को, स्वार्थ को प्रमोट किया जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो जब कोई सरकारी, यानी हम अगर मंत्री हैं, हम इस बिल को लेकर के आएंगे तो ये सार्वजनिक बिल है या सरकारी बिल है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के आता है तो प्राइवेट बिल है। अब देखते हैं कि इस बिल को 3 चरण से गुजरना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अगर हम इस बिल को लेकर के आएंगे तो इस बिल को लाने से पहले हम कई तैयारी कर चुके होंगे। क्या करेंगे? तो हमारे विभाग के, हमारे मंत्रालय के से संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर विशेषज्ञ लोग होंगे, यानी कृषि से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग होंगे, उनको हम इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देते हैं। वो पहले के अनुभव, अपने किए गए कार्यों से जो उनको रिजल्ट मिला है, पहले के जो कानून है उसका विश्लेषण करके, मतलब समग्र मंथन करने के बाद वो बिल को तैयार करते हैं और तैयार करके मंत्री महोदय को दे देते हैं कि भैया ये लीजिए आपका बिल, जो आप चाह रहे थे ये कुछ इस तरह का होगा। अब अगर बिल ये लेकर के आए हैं तो हो सकता है कि इनका बिल से कोई और डिपार्टमेंट भी प्रभावित हो रहा हो सकता है कि एग्रीकल्चर बिल लेकर के आए हैं कि हम किस भूमि को एग्रो भूमि मानेंगे, कितने भूमि को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे सकते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो उसका क्या शर्त होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब बहुत सारी बातें, मान लीजिए सिंचाई से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित बातें हैं, सब्सिडी से संबंधित बातें हैं, कई सारी बातें इसमें शामिल हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है इस बिल का जो प्रारूप तैयार किया गया है, इस प्रारूप से कोई दूसरा विभाग भी प्रभावित हो रहा हो। तो क्या ऐसा बिल सीधे लाया जा सकता है पटल पे? नहीं। तो इसके बाद ये मिनिस्टर क्या करेंगे कि मिनिस्टर महोदय दूसरे विभाग को भी ये बिल को भेजेंगे, या फिर हमारे देश के जो कानून मंत्री है और देश का जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल है, उन दोनों को इस बिल को भेजा जाएगा। वो क्या करेंगे कि संबंधित विभाग जो इस बिल से प्रभावित होगा उससे वो चर्चा करेंगे और फाइनली कंक्लूजन निकाल करके इस बिल को इनको सौंप दिया जाएगा। मिनिस्टर महोदय को, लीजिए भाई ये चीज इसमें अड़चन था, इसको हटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और बिल को तब लाइए। अब ये मिनिस्टर साहब
या जो भी अगर प्राइवेट बिल है तो प्राइवेट वो व्यक्ति जो इसको बिल को लाने वाला है वो व्यक्ति क्या करेगा कि अब इस बिल को मंत्री परिषद को भेजेगा, यानी सरकार के जो कैबिनेट है, मंत्रियों का जो ग्रुप है, जितने भी मंत्री हैं उनके समक्ष भेजा जाएगा। अब वो मंत्री महोदय जितने भी मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर है या स्टेट मिनिस्टर है, उन सबों के पास वो बिल जाएगा। वो लोग भी देखेंगे क्योंकि उन्हीं का सरकार का बिल है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया तो उनका छीछा लेदर हो जाएगा। जनता को क्या जवाब देंगे, और विपक्ष तो मौका लेकर के बैठा होगा कि कुछ भी कमी हो ताकि हम इनकी खिंचाई कर सकें। ऐसी स्थिति में बचने के लिए मंत्री परिषद के बिल को भेज दिया जाता है और मंत्री परिषद उस पर देखेगी, उसकी कमी बेसी को मूल्यांकन करेगी, बारीकियों से अध्ययन करने के बाद पुनः इन मिनिस्टर्स को दे दिया जाएगा कि भैया अब आप इस बिल को पेश कर सकते हैं, यानी सदन में ला सकते हैं। कहाँ पे, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी जहां भी आपको पेश करना है पेश कर सकते हैं। तो ये तो हुआ तैयारी का स्तर, यानी प्रिपरेशन हुआ बिल को सदन में पेश करने से पहले। ये तैयारी इनको करना है, याद रखना है। कोई भी मंत्री अकेले बिल तैयार नहीं करता है, उसके पीछे जितने भी आईएएस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उन सबों का मत विचार लिया जाता है और वही बिल तैयार। अब चलते हैं हम लोग, ये हुआ तैयारी की बात। अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट रीडिंग पे, यानी प्रथम वाचन पे। तो प्रथम वाचन या फर्स्ट रीडिंग को ऐसे समझ लीजिए कि जब बिल मंत्री के पास चले आया, सारा कुछ समीक्षा वमीक्षा हो करके विधि कानून मंत्री के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा, इन तीनों के स्तर से कानून मंत्री, महान्यायवादी और मंत्री परिषद, जब इन तीनों के लेवल से निकल करके बिल आगे बढ़ा तो अब इस बिल को सदन में पेश करना है। ये सदन से पहले की चरण है। अब यानी इसको तैयारी का चरण या प्रिपरेशन स्टेज भी कर सकते हैं। तो सदन में पेश करने से पहले मंत्री को, जो भी मंत्री इस बिल को लाना चाहता है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, उसको सदन से अनुमति लेना पड़ता है। सदन का जो सभापति है, लोकसभा में है, अगर लोकसभा में बिल लाना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को, और अगर राज्यसभा में है तो लोकसभा के, राज्यसभा के सभापति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो कहलाते हैं, उपराष्ट्रपति के पास। तो उनको 1 महीना पहले सूचना देना होगा, 1 मंथ बिफोर। 1 महीना पहले इनको अपने बिल के बारे में सभापति को, आप चेयरपर्सन कह सकते हैं, सभापति या अध्यक्ष को 1 महीना पहले सूचना देना होगा कि हम भाई बिल लाना चाहते हैं, हम महोदय हम बिल को लेकर के आना चाहते हैं, ये हमारा बिल है। अब वो क्या करेंगे कि सभा के जो सभापति होंगे, 1 महीना पहले सूचना जब आप दे देंगे कि हम उस बिल को लाना चाहते हैं, तो सभा के सभापति महोदय आपको एक निर्धारित तिथि बताएंगे कि भाई इस तारीख को आप अपना बिल को ला सकते हैं। हालांकि उससे पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम 25 तारीख को, 25 दिसंबर को कोई बिल सेंड किए सभापति को, यानी कि 1 महीना पहले हम 25 तारीख को कहे कि भाई हमको 25 जनवरी को हम बिल को पेश करेंगे। और 25 जनवरी को बिल को पेश करने से पहले 1 महीना पहले हमने बिल की सूचना सभापति महोदय को दे दिया। हो सकता है लोकसभा में पेश कर रहे हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो राज्यसभा के सभापति को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। उसके बाद ये आपको एक निर्धारित तिथि, सभापति जो होंगे वो तिथि डिक्लेयर करके बता देंगे कि आप इस तारीख को अपना बिल पेश कर सकते हैं। अब उसी दिन से फर्स्ट रीडिंग शुरू हो जाएगा, यानी प्रथम वाचन शुरू हो जाएगा। जब वो सदन में बिल आ जाएगा तो सदन में बिल को लाने से पहले सदन के सदस्यों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अगर आप बिल लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा के सभापति उस बिल को सदन के